अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको आज हमारे चैनल ला अनवील्ड में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और जिसका टॉपिक है द ईज़मिन एक्ट 1882, जो मोस्टली लॉ ऑफ टॉर्ट 2 में पढ़ाया जाता है, थर्ड सेमेस्टर LLB 5 ईयर्स में। तो आज हम जानेंगे कि ईज़मिन क्या होती है, ईज़मिन क्या होती है, ईज़मिन के टाइप्स क्या होते हैं, ईज़मिन हमें कैसे अक्वायर की जाती है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ईज़मिन एंड इट्स टाइप, तो आप इस वीडियो से उनको हल कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ईज़मिन, ये ईज़मिन है क्या, ईज़मिन का मतलब क्या है। ईज़मिन का मतलब है कि आसाइश, और ईज़मिन राइट का मतलब है कि हक के आसाइश, मतलब कानूनी आसाइश। जैसे अगर इसको उर्दू में देखें तो किसी बंदे को आसानी देना ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। किसी बंदे को आसानी देना मतलब एक बंदे को आसानी देना ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय कर सके किसी और प्रॉपर्टी को यूज़ करके। हम आपको डेफिनेशन में समझाते हैं ये है क्या, लेकिन सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि ईज़मिन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। तो ईज़मिन में 64 सेक्शंस हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को। ठीक, तो जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ राइट विच ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड पजेस फॉर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड, कि ये एक राइट है जो किसी ओनर के पास, एक प्रॉपर्टी के ओनर के पास या एक प्रॉपर्टी के पजेसर के पास होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियली एंजॉय कर सके, कि अपनी प्रॉपर्टी को वो ठीक तरीके से एंजॉय कर सके। और ये राइट हासिल भले ही किसी और की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाए तो ये राइट उसको उस जगह से मिलता है। किसी भी राइट को क्रिएट करने के लिए कुछ एसेंशियल्स एलिमेंट्स होते हैं। तो जानते हैं कि ईज़मिन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। इसके बाद हम आपको एग्जांपल देके समझेंगे, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर इसके एसेंशियल्स देखे जाएँ तो इसमें क्या है कि मस्ट बी टू डिफरेंट ओनर्स, मस्ट बी टू डिफरेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, के 2 डिफरेंट ओनर्स होने चाहिए और 2 डिफरेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं कि 2 डिफरेंट ओनर्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट पजेसर्स भी हो सकते हैं, इसमें ऑक्यूपायर भी हो सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी के मतलब डिफरेंट पजेसर्स। अगर हम इसको इन शॉर्ट आपको डेफिनेशन में करके समझाएं तो अगर आप ये देखें कि ये एक घर है और यहाँ पे भी एक घर है, ये घर है ए का और ये घर है बी का। अब बी को बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन ए के पास रास्ता है कि वो बाहर जा सकता है। अभी बी अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन जो उसका कानूनी हक है ईज़मिन का वो तो उसको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वही अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा सेक्शन 4 के हिसाब से। तो ये इसका राइट बनता है कि वो ए की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके घर के अंदर आ सकता है और घर के बाहर जा सकता है। ये ईज़मिन उसको राइट देती है। तो ये होती है हक के आसाइश। जानते हैं फर्दर इसके जो इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो सेक्शन 4 में ईज़मिन एक्ट के इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि किसी भी एक्ट को पढ़ने की ज़रूरी है कि हम उसको जाने कि उसमें कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, जो टर्मिनोलॉजीज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो उसमें पहली है कि डोमिनेंट ओनर, सर्विएंट ओनर, डोमिनेंट हेरिटेज, सर्वेंट हेरिटेज। अभी डोमिनेंट ओनर वो होता है कि ही वो गेट राइट ऑफ एंजॉयमेंट, कि जिस बंदे को हक के आसाइश मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ओनर। और सर्वेंट ओनर वो होता है कि ही वो गेट द राइट, ही वो गिव द राइट ऑफ एंजॉयमेंट। जो बंदा डोमिनेंट ओनर को हक के आसाइश दे रहा है उसको हम बोलते हैं सर्वेंट ओनर। और डोमिनेंट हेरिटेज क्या होती है कि द प्रॉपर्टी एंजॉय ईज़मिन, कि जो डोमिनेंट ओनर की प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज, मतलब जिस प्रॉपर्टी को वो राइट मिल रहा है और जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या पजेसर उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ओनर। और सर्वेंट हेरिटेज वो है कि जो सर्वेंट ओनर की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी अपना किसी और को राइट दे रही है उसको हम बोलते हैं सर्वेंट हेरिटेज। ईज़मिन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईज़मिन इज अवेलेबल ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ईज़मिन अवेलेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो जो ज़मीन से अटैच्ड हो, जिसकी मूवमेंट ना हो सके, जैसे घर है, जैसे ज़मीन है, उसकी क्या है कि वो अर्थ के साथ अटैच्ड हुई है। ठीक, तो ये हो गई हमारी ईज़मिन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ ईज़मिन, जैसे क्रॉसिंग ऑफ केबल्स, के बिजली की तारें, वायर्स, और जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है केबल की, इंटरनेट की वायर्स जो किसी और के घरों से, किसी और के मोहल्लों से गुजर के आपके घर तक पहुंचती हैं। तो ये अगला बंदा तो मना भी कर सकता है ना कि भाई क्यों हमारे घर से छतों के ऊपर जैसे आमतौर पर गुजरती हैं तारें, तो भाई ना जाएं, वायर्स ना जाएं, गुजरे यहाँ से। लेकिन वो नहीं कर सकता, क्यों कि अगर वो करेगा तो डोमिनेंट ओनर क्या करेगा कि डोमिनेंट ओनर अपना प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा, डोमिनेंट ओनर प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। और ईज़मिन का सेक्शन 4 बात यही करता है कि प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हो, तो इस वजह से वो आपको अलाउड करेगा। ऐसे ही
प्रोवाइडिंग वे टू एनीवन, जैसे मैं आपको एग्जांपल में अभी समझाता हूँ इसको। अभी एग्जांपल में समझते हैं, देखें ये ए का घर है और ये बी का, ठीक। अब बी को बाहर जाने का कहीं भी रास्ता नहीं है कि भाई अगर वो घर के उसके वो अंदर आ रहे घर के, कोई भी वो हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा, उड़ के तो नहीं आएगा अपने ए के अपने घर में, तो वो और लेकिन बी के घर के पास रास्ता है कि वो मेन रोड से उसका रास्ता अटैच हो रहा है, ए के पास नहीं है। अगर ए को रास्ता नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, ईजमेंट का राइट उसको हक देता है कि आप बी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, बी उसको वे देगा कि आप अपने आना जाना वहाँ से कर सकते हैं। यही होती है कि राइट टू वे, राइट टू ईजमेंट, यही आपको राइट देती है ईजमेंट का। या जैसे दूसरी है कि सनलाइट, हमें सनलाइट मिलती है, ये क्या है, हमें एक नेचुरल हमारा हक है कि मतलब एक कुदरती हक है। अगर कोई इसको रोकेगा तो वो क्या है, ईजमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा, ठीक। तो ये कुछ हमारी ईजमेंट है जो हमें रोजमर्रा, जैसे ड्रेनेज की लाइंस वगैरह आती हैं, अगर आपके घर से ड्रेन निकल रहा है तो उसका पाइपलाइन जो है किसी और के घरों के नीचे से जा रहा है तो वो बंद कर देगा, तो वो क्या होगा, आपकी ड्रेनेज बंद हो जाएगी, तो ये आप अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका हक मार रहा है, ठीक। या जैसे गैस की पाइपलाइंस आती हैं, वो पता नहीं कितनी दूर से कितनों की प्रॉपर्टी से नीचे से होकर गुजरती हैं, तो ये क्या है कि आपका हक है कि आपको वो चीज़ मिले कि आप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सकें। तो ये था कि ईजमेंट की इंट्रोडक्शन, एक सिंपल। तो अभी आते हैं कि टाइप्स ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट एक्ट 1882 में कितनी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटिन्यूअस ईजमेंट। कंटिन्यूअस ईजमेंट क्या है कि दिस कैन बी अक्वायर्ड विद द एक्ट और ऑफ मैन और कैन बी अक्वायर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ एनीवन, और कैन बी अक्वायर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ एनीवन, ठीक। अब ये कैसे, मतलब कंटिन्यूअस ईजमेंट वो है जैसे हम बोलते हैं नेचुरल ईजमेंट्स, कि हमें किसी बंदे की इजाजत ना लेनी पड़े, कि वो ईजमेंट आपके लिए हक को वो आपको नेचुरली खुद से मिले, कि किसी बंदे की या किसी थर्ड मैन की इंटरफेरेंस ना हो। जैसे राइट टू लाइट है, राइट टू एयर है, वो हमें मिल रहे हैं, मतलब किसी और की हमें परमिशन जरूरत नहीं है, वो हमें मिल रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यूस ईजमेंट है और हमें कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ, जिसको हम परमानेंट ईजमेंट बोलते हैं, ठीक। और दूसरा है कि डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट, इट नीड द एक्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल। अब इसमें किसी थर्ड बंदे की, इसमें इंसान की मुदखलत होना जरूरी होती है डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया राइट ऑफ पासिंग विद द परमिशन ऑफ सर्वेंट ओनर बाय सर्वेंट हेरिटेज, कि अगर ए के घर के पास अगर ए को रास्ता नहीं है और वो बी से रास्ता लेगा कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करने के लिए आपके घर से गुजरना पड़ेगा, कि मुझे थोड़ी प्रॉपर्टी देने कि मैं वहां से गुजरूं, तो क्या होगा कि वो पहले बी से परमिशन मांगेगा। तो जहां पे इंसान की मुदाखलत है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट, ठीक। अब उसके बाद कि अपीरेंट ईजमेंट। एन अपीरेंट ईजमेंट इज वन द एक्जिस्टेंस ऑफ व्हिच इज शोन बाय सम परमानेंट साइन, कि अपीरेंट ईजमेंट है जिसकी एग्जिस्टेंस जो आपके पास है वो परमानेंट साइन के साथ शो किया है। जैसे अभी आपका कोई घर है, उसमें विंडोज वगैरह लगी हुई हैं, तो विंडोज से आपको क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, विंडोज से आपको एयर मिल रही है, तो ये क्या हो गया, विद साइंस आपको शो कर रहा है कि वो चीज़ आपको मुहैया की जा रही है। या जैसे गैस पाइप क्रॉसिंग हो रही है, वो क्या अपरेंट की शो हो रही है कि भाई किसी और की प्रॉपर्टी से वो गैस पाइपलाइन होके आपकी प्रॉपर्टी तक पहुंच रही है, तो ये क्या हो गया कि अपरेंट ईजमेंट हो गई। और दूसरी है नॉन अपरेंट ईजमेंट। नॉन अपरेंट इट हैव नो परमानेंट साइन ऑन द सर्वेंट हेरिटेज व्हिच मे बी विजिबल टू एन ऑब्जर्वर। इसमें क्या होता है कि कोई परमानेंट साइन नहीं होती। जैसे मैंने अपरेंट एग्जांपल दी कि आपके घर में अगर विंडोज लगी हुई तो वहां से वो अपरेंट साइन है कि वहां से आपको सनलाइट मिल रही है, वहां से आपको एयर मिल रही है, लेकिन इसमें कोई ऐसी अपरेंट साइन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ईजमेंट आपका हक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो बिल्कुल इसको जो है जो जैसे वो कोई टेक्नीशियन होगा, वो इसमें एक्सपर्ट होगा, तो वो बिल्कुल वो ऑब्जर्व करेगा कि आपको वो हक मिल रहा है। जैसे बी कांट बिल्ड हाई बिल्डिंग विच डिस्टर्ब सनलाइट ऑफ एज प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में समझते हैं इसको, ये एक प्रॉपर्टी है ए की और यहाँ पे एक घर है बी का। बी का घर सेकंड फ्लोर जितना है, ठीक, सेकंड फ्लोर जितना हाई है। अगर ए यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर जितनी बिल्डिंग बनाएगा तो ए की बी की सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो ए वो कभी भी काम नहीं करेगा जिससे बी की ईजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो। तो ये हो गया नॉन अपरेंट के बी अपनी प्रॉपर्टी पर भी वो काम नहीं करेगा जिससे बी को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े। अच्छा, तो यहाँ बात आ गई कि फिर ए का राइट डिनाई होगा कि ए अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर सकता। नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करे, लेकिन बी का राइट वो डिनाई ना करे, या तो कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल करे, कोई ऐसा तरीका कर बने जिसके बी को सनलाइट मिलती रहे, ठीक। और दूसरी आ गई कि अभी इसमें कि पॉजिटिव ईजमेंट और नेगेटिव ईजमेंट, इसमें कुछ थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे अगर ए
एक ही प्रॉपर्टी है और वहां पे वाटर स्ट्रीम जा रही है, ठीक, पानी का कुआं है या झरना जो है वहां से बह रहा है, और बी को पानी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करने के लिए, तो ए क्या करेगा, बी को परमिशन देगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी से जो झरना बह रहा है या जो वाटर का वेल है, कुआं है, तो आप उससे पानी ले सकते हैं। ये क्या होगी, पॉजिटिव ईजमेंट हो गई कि भाई एक पॉजिटिव वे में आपको इस्तेमाल करने दे रहा है। लेकिन अगर वो पानी आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें, अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन अगर वो पानी आप एक ही प्रॉपर्टी से पानी ले रहे हैं और वो पानी जाके आप सेल कर रहे हैं, उससे फायदा ले रहे हैं, तो ये क्या हो गई कि नेगेटिव ईजमेंट हो गई, मतलब आप ईजमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। या जैसे ए ने आपको प्रॉपर्टी दी कि भाई आप प्रॉपर्टी मेरी इस्तेमाल करने आना जाने के लिए, और जो प्रॉपर्टी आपको ए ने दी, आप उस प्रॉपर्टी में कुछ घर बना लें या उस प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देंगे, जिसको जो असली मालिक है उसको ही नुकसान हो, तो ये क्या हो गया कि आप नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं ईजमेंट का। तो ये थे ईजमेंट के टाइप्स। अभी बोलते हैं एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट, कि ईजमेंट को हासिल कैसे किया जाए। एक्यूजेशन ऑफ ईजमेंट सेक्शन 12 में बताता है कि एन ईजमेंट कैन बी एक्वायर्ड बाय ओनर और बाय वूम द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको पीछे बताया कि ईजमेंट जो है ना, ईजमेंट का एसेंशियल एलिमेंट में क्या कि 2 ओनर्स हों, 2 पोजेसर्स हों और 2 मुख्तलिफ ओनर्स हों। ये बात याद रखें, कैसे ना हो कि ये प्रॉपर्टी है ए की और ये प्रॉपर्टी है बी, ये 2 प्रॉपर्टी हैं, दोनों एक ही मालिक की हो, नहीं, जरूरी है कि मालिक भी डिफरेंट हो या पोजेसर दोनों डिफरेंट हो, ठीक। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है। तो अब इसमें 4 टाइप्स हैं कि हम ईजमेंट को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले है कि एक्सप्रेस ग्रांट, के जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये है, ये ए की प्रॉपर्टी है और ये बी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ई के पास कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर्टी बंधने का। जैसे हम बोलेंगे अगर बी के पास कोई कार है, ठीक, उसके पास जगह नहीं खड़ी करने की, लेकिन ए के पास पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है, तो ए आपको अलाउड करेगा कि भाई ए अलाउड करे बी को कि भाई आप अपनी गाड़ी मेरे पार्किंग स्लॉट में खड़ी कर दें, क्योंकि आप इससे आप अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिट एंजॉयमेंट कर सकेंगे। तो ये क्या होगी, एक्सप्रेस ग्रांट होगी कि आप वो ओरली बोलेगा वो, या आपको बाय रिटर्न लिख के देगा, अग्रीमेंट होगा कि भाई आप यहाँ प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी होगी इम्प्लाइड, मतलब बाय कंडक्ट ग्रांट। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट भी होता है, तो वैसे ही एज इट इज यही है कि जैसे अगर किसी की यहाँ पे प्रॉपर्टी है और आपका वहां से रोजाना गुजर हो रहा है अपनी प्रॉपर्टी की तरफ जाने के लिए रास्ता, क्योंकि यही है, ठीक, तो वो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन, तो वो आपको कभी मना नहीं कर रहा। उसका मना ना करना वो अपने बाय कंडक्ट से, अपने अमल से शो कर रहा है कि उसने आपको परमिशन दे दी है कि आप यहाँ से आ जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। और तीसरी होती है कि ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। ईजमेंट प्रिस्क्रिप्शन ये कि एक चीज आप बड़े लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपका हक बन जाता है, जैसे अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर जैसे बहुत ही अरसे तक रह रहे हैं और किसी ने आपको रोकथाम नहीं की, किसी ने आपको नहीं रोका, तो वो आपका हक बन जाता है कि आप वो हक के। जैसे हम देखते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर मोस्टली अगर 20 ईयर्स तक आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ठीक, और आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, तो वो आपका हक के आसाइश बन जाता है वहां पे रहना। और ऐसे अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है और इसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप उसमें 60 साल तक रह रहे हैं, तो वो आपका हक बन जाता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी और वो आपको वहां से कोई भी नहीं उठा सकता। और ये बात है कि प्रिस्क्रिप्शन और लीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे लीज गवर्नमेंट 99 ईयर्स के लिए जो है किसी को देती है, ठीक, 99 ईयर्स के लिए लीज गवर्नमेंट किसी को देती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है कि भाई एग्रीमेंट रिटर्न साइन होगा कि भाई ये हम आपको लीज पे दे रहे हैं, ठीक। तो ये बात रखना है, लीज और प्रिस्क्रिप्शन में मोस्ट फर्क है, बहुत ही डिफरेंस है। ऐसे ना हो कि भाई आप लीज पे जो है 99 साल तक रह गए, तो आप अभी बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी होगी, नहीं, वो आपको लीज पे मिल गई है। प्रिस्क्रिप्शन और लीज में यही फर्क है कि आप रहें विदाउट किसी एग्रीमेंट पे और आपको कोई मना भी ना करे उस पे। और इसमें एक मशहूर केसला भी है कि एक जगह पे एक हलवाई का दुकान था, ठीक, एक बहुत मशहूर जगह पे हलवाई का दुकान था, वो बहुत ही अरसे से 30-40 साल से वहाँ पे वो काम वगैरह कर रहा था, ठीक। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब कुछ पकता है तो बहुत शोर होता है, हलवाई की दुकान पे बहुत ही शोर होता है। तो वहां पे साइड में किसी ने आके अपना घर लिया, तो घर लेने के बाद इसने इस पर केस कर दिया कि भाई ये बहुत शोर हो रहा है, तो ये जो है मैं टोर्ट ने इसका केस कर दिया, मेरी ईजमेंट खराब हो रही है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहा। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई जिस हलवाई का ये बहुत ही अरसे से वहां पर रह रहा है, तो ये इसका ईजमेंट में प्रिस्क्रिप्शन है कि वो वहां पे रह सकता है। आप अभी आए हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी ली तो आप जांच करके लेते कि आप प्रॉपर्टी कैसे ले रहे हैं, वहां पे आसपास में कैसे है। तो मतलब आप एक प्रॉपर्टी में अगर किसी बहुत अरसे तक रह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी हक बन जाती है। और दूसरी है ईजमेंट बाय कस्टम। भाई कस्टम ईजमेंट कैसे, जैसे हमारे गांव देहातों में होता है कि कोई शादी होती है, कोई गमी होती है, तो वो क्या कहते हैं, एक ही जगह पे
एक ही जगह पे कोई प्लॉट खाली होता है तो वहाँ पे टेंट वगैरह लगा के वहीं पे वो शादी या गमी या कोई इवेंट जो है मनाते हैं, ठीक। और चाहे वो प्लॉट किसका भी हो, लेकिन वो क्या है, जैसे अगर ईद आ गई तो उज़ही करनी हो तो वो वहीं पे करेंगे, मतलब वहाँ पे कुर्बानी करनी तो वो भी वहीं पे करेंगे। तो ये क्या होगी, उनकी बाय कस्टम एक सालों से रवायत चली आ रही है कि हमें वो चीज़ वहीं पे एंजॉय करनी है। अभी इसका आगे मतलब नहीं कि वो जिसका प्लॉट है वो जो अपनी प्रॉपर्टी वो अपनी प्लॉट का बेनिफिट एंजॉयमेंट नहीं कर सके, नहीं, वो भी कर सकता है। वो अगर वो कुछ बनाना चाहिए तो वो बना सकता है, लेकिन जब तक वो जगह खाली है तब तक वो, जैसे अगर बाय कस्टम बाय रवायत चली आ रही है सालों से, तो वो अपनी कस्टम को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात याद रखें कि ईजमेंट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। ईजमेंट टेम्परेरी भी होती है और ईजमेंट परमानेंट भी होती है। अब परमानेंट ईजमेंट जैसे जो है कंटिन्यूस ईजमेंट मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूस ईजमेंट मैं आपको पीछे बता के जो नेचुरल ईजमेंट अवेलेबल होती है। और एक होती है ईजमेंट बाय नेसेसिटी, जो आपको कोर्ट ग्रांट करती है, नेसेसिटी के तौर पर आपको कोर्ट ईजमेंट ग्रांट करती है। और दूसरे के ईजमेंट जो टेम्परेरी अवेलेबल होते हैं, जो किसी मखसूस टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है। जैसे अगर आपका घर बन रहा है, ठीक है, अगर आपका घर बन रहा है और कंस्ट्रक्शन सामान रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान आता है जगह नहीं रखने के लिए, ठीक। तो बी क्या कर रहा है कि भाई आपको इतनी प्रॉपर्टी दे रहा है कि आप अपना कंस्ट्रक्शन सामान यहाँ रख सकते हैं। अभी उसने क्या बोला कि जब तक अभी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाए तब तक आप रख सकते हैं। तो उसने क्या दिया, आपको डेडलाइन दे दी कि भाई जब तक आप कंस्ट्रक्शन चल रही है तब तक आप रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई सामान आप अपना उठा ले वहां से। तो ये क्या भाई, एक डेडलाइन आपको दी गई उसने, मतलब टेम्पररी जो टाइम पीरियड को देख कर रखी जाती है, ठीक। अभी हो गया कि वो कैन अक्वायर ईजमेंट, के कौन ईजमेंट अक्वायर कर सकता है। मैं आपको पहले बताया गया कि एक ओनर, किस जगह का ओनर है वो ईजमेंट अक्वायर कर सकता है, ठीक। अभी होगी को ओनर, एक जगह के दो या दो से ज्यादा मालिकान हो। जैसे प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, प्रॉपर्टी के जैसे एक प्रॉपर्टी है उसके 4 हिस्से होंगे, जैसे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी अपने भाइयों में बंट गई है वो, ठीक। ए बी और सी डी 4 भाई हैं, जो ए के घर से ए पोर्शन हुए हैं 4, ठीक। और जो मेन डोर है एग्जिट का, तो वो क्या है, ए के यहाँ से अगर बी के पास कोई एग्जिट नहीं, ना ही सी के पास, ना ही डी के पास, तो ना ये बाहर जा सकते ना ये। लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिट एंजॉयमेंट कैसे करें, वो ए के यहाँ से गुजरेंगे, ए के घर की तरफ से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि उनका को ओनर है, उनका हक बनता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिट एंजॉयमेंट कर सके। ऐसे ही टेनेंट है, अगर किराएदार है तो उसको भी हक हासिल है। ऐसे ही को टेनेंट अगर एक से ज्यादा किराए दे रहे हैं तो उनको भी यही हक हासिल है। या लीजर और लीजी, या प्रॉपर्टी आपकी लीज पर है, एक प्रॉपर्टी आपकी लीज पर है, किसी प्रॉपर्टी का मालिक है, ए अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है और बी को प्रॉपर्टी लीज पर मिली हुई है, और बी के पास कोई बाहर का रास्ता नहीं आने जाने का, तो वो क्या करेगा, ए के प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। लीजर हो, लेजी हो, को टेनेंट को ये सब हक हासिल है ईजमेंट के। तो ये थी एक ईजमेंट की एक ब्रीफ डिस्कशन। मतलब एग्जांपल ये नहीं है कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज हों, कम से कम 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसमें 4 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, 6 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे हमने आपको ये प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज थी, 4 डिफरेंट ओनर थे, ठीक। तो ये थी ईजमेंट की। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो ये थी ईजमेंट के बारे में। अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन वगैरह आता है कि व्हाट इज ईजमेंट एंड इट्स टाइप, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईजमेंट, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल लॉ अनवेल्ड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।